बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं, जबकि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। कोहिस्तान में शराय कराक्रम कई मकामात पर बंद है। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर कल से फंसे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम की मरकजी शरा मुतादिद मकामात से बंद है। वादी नीलम के कई इलाकों में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल है। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतादिद मकामात पर शाराय कराक्रम बंद है। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। कोहिस्तान के मकामी अफराद ने फंसे मुसाफिरों के लिए इफ्तारी और शहरी का एहतमाम किया। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। लोअर दीर में भी मुसलसल बारिश के बाइस दरियाए पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है। तिमरगरा शहर की दुकानों में पानी दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाराय नीलम मुतादिद मकामात पर बंद है। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस दरियाए नीलम में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस जागरा पावर हाउस बंद है। वादी नीलम के कई इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सर्विसेज भी शदीद मुतासिर हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग मलबे को हटाने का काम दिन रात जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें आलात और मशीनरी की मदद से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अब तक 12 जख्मी और 3 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। मजीद 4 लाशों की इतला पर बड़े पत्थरों को तोड़कर मलबा हटाया जा रहा है। 15 मीटर सड़क से मलबा हटाया जा चुका है। लोअर दीर में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के बायस दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 3 दिनों से वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लोअर दीर और अपर दीर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद दरियाई पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है। मैं इस वक्त दरियाई पंचकोड़ा के किनारे से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि दरियाई पंचकोड़ा में पानी जो है वो हिफाजती पुष्टों से टकरा रहा है, जबकि बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है और लोअर दीर के शहरी इलाकों समेत बालाई इलाकों में इस वक्त मौसम ठंड है। यहाँ पर अगर देखा जाए बादल जो है वो मंडला रहे हैं और आइंदा चंद रोज तक मजीद बारिश की पेशगोई जो है वो मौसमियात ने कर रखी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज। जी, पेशावर में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। पेशावर में बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। फूल पौधे तरोताज़ा हो गए और कम से कम दर्ज हरारत पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह पेशावर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान न सिर्फ पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशें हुई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश मुतवक्के है और ये बारिश का सिलसिला आइंदा रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी, बुलेटिन में भी बात करेंगे। घोटकी में डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला करके 2 अहलकारों को शहीद और 1 को जख्मी कर दिया। डाकू शहीद अहलकारों का असलहा भी ले गए। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाके थाना गैम्बरो की चौकी पर रात 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने हमला किया। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार अली गौहर और अशोक कुमार शहीद हो गए। 1 एहलकार अजीज मीरानी फायरिंग से जख्मी हुआ। DIG सखर जावेद जसकानी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि डाकुओं का ताक़ुब जारी है। जख्मी सिपाही के मुताबिक SHO नवाब चाचड़ ने उन्हें रात होशियार रहने की हिदायत की थी। हमलावर डाकुओं की तादाद 1 दर्जन से जायद थी। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमला जागिरानी गैंग ने किया। गैंग के 2 डाकू चंद रोज पहले मुकाबले में हलाक कर दिए गए थे।
वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। वजारत दिफा ने दरख्वास्त में सदा की है कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस ले। अदालत कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात के इनकाद का हुक्म दे। वजारत दिफा की रिपोर्ट में पड़ोसी ममालिक की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात के लिए 3,85,485 मुसल्ह अफवाज और रेंजर्स जवान दरकार होंगे। सियासी माहौल के मद्देनजर ज्यादा सिक्योरिटी अमले की जरूरत पड़ सकती है। सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस नाकाफी होगी। केपी बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन से जवानों को फौरी हटाना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केपी बलोचिस्तान ऑपरेशन की वजह से ही पंजाब और सिंध की सूरत हाल मुस्तहकम है। केपी बलोचिस्तान ऑपरेशन को छेड़ा गया तो असर पंजाब सिंध में भी आएगा। अक्टूबर के आगाज तक फोर्सेज दस्तयाब होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आला फौजी हुकाम की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी है। कहा, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते, बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के जजेस के तकर्रुर में जनरल बाजवा के किरदार से मुतालिक बयान को भी दुरुस्त करार दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में किया। खबर आ रही है ज़ाहिर हमें जो हमारे ज़राए से पता चली कि ये बताया गया अदालत को कि 2.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पहले मोबिलाइज करना, फिर उसके बाद उन्हें ट्रेन करना, फिर इंतखाबात का होना, फिर उन्हें डीमोबिलाइज करना, फिर अगस्त के बाद एक और इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, उन्हें फिर मोबिलाइज करना, फिर डीमोबिलाइज करना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले ही ऐसी है, तो बेहतर है कि ये सब एक ही तारीख में इंतखाबात हो जाए सारे के सारे, बजाय इसके कि पूरी एक्सरसाइज की जाए। क्या ये दुरुस्त है? जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो खासा करीब है, जो भी हकीकत है उसके करीब है। तो पार्लियामेंट की पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है और उसके साथ जो दूसरे हालात हैं जो पहले हमने बात की है सिक्योरिटी के हवाले से वो, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी आप एक वक्त पे इलेक्शन कराएं, नहीं तो मुख्तलिफ औकात पे अगर इलेक्शन हुए तो एनार्की का जो है ना वो खदशा है। तो उस सूरत हाल में जो है अगर ये इलेक्शन हुए जो ऑलरेडी एक टेंशन की सूरत हाल है, तो उसमें जो है वो खदशा है कि मजीद डिटेरिएट हो जाएगी और इलेक्शन का जो एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाए। इन हालात में इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये वन टाइम अगर एक्सरसाइज होगी तो सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उनमें रिस्क जो है खुदा न खास्ता किसी अनार्की का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो है वो वन टाइम होगा, ये 4-5 महीनों के ऊपर एक्सटेंड नहीं होगा। अब तो एनआरओ खुद भी मांग रहे हैं कि क्लोज साथी जो है उनका है कि मुज़ाकरात के लिए शर्त है कि पहले उनके खिलाफ मुकदमे सारे खत्म किए जाए। अपने इल्म में है कि जनरल बाजवा ने चीफ जस्टिस से मुतालिक क्या गारंटी दी थी कि अगर ये नॉमिनेशन हो जाए तो क्या था? वो हमें कहा गया था कि आप मेंड योर फेंसेस विद अदलिया, इन 2 जजेस को जो है ना आप जो है गिव इन कर दें, चीफ जस्टिस साहब को जो है वो उनको ऑब्लाइज कर दें क्योंकि वो 2 जजेस को लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो वी स्टेप बैक, हमने वी क्रिएटेड स्पेस और रूम फॉर द जुडिशरी, उसमें 2 जजेस ऐसे इंडक्ट हो जाएं जो नॉर्मल प्रोसेस में जो है हो सकता है ब्लॉक हो जाए। तो ये कहा गया था फिर हॉस्टिलिटी कम हो जाएगी, उधर से भी हॉस्टाइल रवैया नहीं होगा अगर ये हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक किस्म का स्वीटनर था हमारे और अदलिया के ताल्लुकात के लिए। मगर वो फिर बैकफायर ही किया, फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी कीमत बड़ा महंगा पड़ा, मैं कीमत अदा करनी। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बायस 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही मुमकिन है, बसूरत दीगर मुल्क में अनारकी होगी और इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार नहीं होगा। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। सेक्रेटरी की जानिब से जमा 12 सफ़ात की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात के लिए फंड्स और अमनो अमान के लिए फोर्स की अदम दस्तयाबी से 14 मई को इंतखाब नामुमकिन होता जा रहा है। पाक फौज, एफसी और रेंजर्स के लिए विफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसका कोई जवाब नहीं आया। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की 18 अप्रैल आखिरी तारीख थी। बरवक्त छपाई ना होने का इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी ऑपरेशन की वजह से 8 अक्टूबर की तारीख दी। कलदम और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन 4 से 5 माह में मुकम्मल होंगे। ऑपरेशंस में पाक आर्मी, पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स हिस्सा ले रहे हैं। कमीशन अपने पोलिंग अमले, वोटर्स की जानो माल पर कोई समझौता नहीं करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ निशाना बनाकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर सकती है।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोका है, कानूनी तरीके से नहीं। इमरान खान इत्मीनान से ईद गुजारें। वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ किसी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं रखती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा कि किसी भी जज की तैनाती के पीछे लॉबिंग ही नजर आती है। उसी लॉबिंग का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 और 7 की तकसीम नजर आ रही है। मामला ये है कि ये लॉबीइज्म है। मैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ 10 साल जी बतौर लॉ मिनिस्टर पंजाब के, और उसके बाद अब मैं पिछले 5 साल से हूँ हिस्सा पार्लियामेंट्री कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट जी। खुदा की कसम कोई भी अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेरिट या कंपिटेंस की बुनियाद के ऊपर भले हो सो हो, लेकिन उसके पीछे आपको एक सीधी सीधी जो है वो लॉबी नज़र आती है। जब ये लॉबीइज्म होगा तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो एक तरफ 8 और एक तरफ 7 की सूरत हाल पैदा होती है, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो परेशान है। और फिर ऐसे फैसलों की फिर किस तरह से जो है वो कदर होगी और ऐसे फैसले किस तरह से जो है वो परवान चढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इनको गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। मतलब आप कानूनी तरीके से हरासा करना चाह रहे हैं? तरीके से हरासा नहीं किया। नहीं, ये तो खुद ही उन्होंने अदालत से हुक्म ले लिया है कि गैर कानूनी तरीके से हरासा ना करें, कानूनी तरीके से हरासा करने में कोई ममानत नहीं है। अच्छा, मतलब आप राना साहब, मैं अगर पूछ पाऊं, आप इरादा रखते हैं कानूनी हरासमेंट का इमरान खान साहब की का इन 3-4 दिनों में ईद की छुट्टी? नहीं, वो बिल्कुल आराम से सुकून से ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्कर्स के साथ वो मनाएं। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी बात नहीं। लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह पर नया बुलेट प्रूफ गेट पहुंचा दिया गया है। नए गेट पर 12 से 15 लाख रुपए लागत आई है। जराये के मुताबिक ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के नए बुलेट प्रूफ गेट की लंबाई 16 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। ये गेट तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए में तैयार किया गया है। इमरान खान की रिहाइशगाह का पहला गेट पुलिस ऑपरेशन के दौरान क्रेन के जरिए तोड़ दिया गया था। अभी आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी पर तेज रफ्तारी के 13 चालान बकाया हैं। तहकीकात के मुताबिक डबल कैबिन गाड़ी का तेज रफ्तारी पर 13वां ई चालान 13 अप्रैल 2023 को हुआ था। तेज रफ्तारी के सबब ही ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना पा सका और हादसा हुआ। वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर इसमें इंतकाल कर गए थे। दस साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट नहीं हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते। सीडीए की तरफ से जजेस, अरकान पार्लियामेंट और स्टाफ को मिलने वाले प्लॉट्स की तफसीलात फराहम न करने पर चेयरमैन सीडीए की सरजनिश कर दी। अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन पीएसी ने कहा 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट नहीं हुआ। कहा इस्लामाबाद की 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग में किसके कितने फ्लैट्स हैं, एफआई और नैब इनकी मनी ट्रेल का पता लगाए। वजारत हाउसिंग हुकाम का कहना था 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 200 अफराद के फ्लैट्स हैं। पीएसी ने गन एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद का ऑडिट न होने का नोटिस भी लिया। कहा अरबों रुपए के ऑडिट पैरास बन चुके हैं, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। कमेटी ने क्लब के ऑडिट इतरादात की एफआई और नैब को इंक्वायरी के लिए बुलवाए जाने की हदायत करते हुए कहा गन एंड कंट्री क्लब का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाए। क्लब के सरबरा नईम बुखारी को फौरी ओहदे से हटाकर गाड़ी, दफातर समेत तमाम राहत और सहूलियत वापस ले ली जाए। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राब्ता ने बताया कि गन एंड कंट्री क्लब का लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो चुका, वफाकी काबीना से कवानीन की मंजूरी के मुंतजिर हैं। पीएसी को बताया गया कि 252 अफसरान ऐसे हैं जो कई साल से फेडरल लॉजेस में मुकीम हैं। 150 अफसरान ने अदालत से हुक्म इम्तना ले रखा है। पीएसी ने वजारत हाउसिंग को फौरी फेडरल लॉजेस खाली करवाने की हदायत कर दी। अशरफ मलकम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर की काबुल वापसी से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात पर मुस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की रिहाई खुशाइंद है। उम्मीद है कि दीगर अफगान कैदी भी ईद से कबल रिहा कर दिए जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाक अफगान वीज़ों में शफाफियत बढ़ाने की हौसला अफजाई की। पाकिस्तानी
नाज़िमुल उमूर ने उम्मीद जाहिर की कि पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। सिफारत खाना वीज़ा मसाइल पर अफगान वज़ारत ख़ारजा से मिलकर काम करेगा। काबुल में उबैदुर रहमान निज़ामानी पर दिसंबर 2022 में कातिलाना हमला हुआ था। हमले में सिफारत खाने का महाफिज गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ था। वाक़े के बाद पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर वापस वतन आ गए थे। वकला के नुमाइंदों ने इत्तफाक किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री का तरीकाकार नामुनासिब है, जिसके लिए मुनासिब इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर नवीद मलिक और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। इलेक्शन के लिए टिकट लेने के लिए इमरान खान से मिलने के लिए पार्टी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा देना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की एक उम्मीदवार के साथ मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। एजाज चौधरी कहते हैं कि ऑडियो में आवाज तो उन्हीं की है, लेकिन 3-4 जगह जोड़ लगाए हुए हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया है। जो बात की उस पर कोई परेशानी नहीं। दूसरी जानिब PP 114 से टिकट के उम्मीदवार राना शौकत के भाई राना शफात का कहना है कि राना शौकत का एजाज चौधरी से बात करने वाले मोहम्मद हफीज से कोई ताल्लुक नहीं। टिकटों की तकसीम के मौके पर जाली ऑडियो लीक राना शौकत के खिलाफ साजिश है। 86% पाकिस्तानियों ने महंगाई के बाइस नई गाड़ी और मोबाइल फोन जैसी दीगर अशिया खरीदने का इरादा तर्क कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत महंगाई के बाइस नई गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर महंगी अशिया खरीदने का इरादा तर्क कर चुकी है। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें 1100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 86% अफराद ने महंगाई की वजह से नई गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया खरीदने का इरादा तर्क करने का बताया, लेकिन 12% ने खरीदारी करने का कहा। 2% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जिन अफराद ने नई गाड़ी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया की खरीदारी तर्क करने का कहा, उनमें 85% की आमदनी 7,000 रुपए से कम नजर आई। 7,000 से 15,000 रुपए माहाना तक की आमदनी में ये शरह 90%, 15,000 से 30,000 में भी 90%, जबकि 30,000 रुपए से जायद माहाना आमदन रखने वालों में ये शरह 83% दिखाई दी। भावलपुर में भी महंगाई ने आम आदमी के लिए ईद को मुश्किल बना दिया है। मजीद बता रहे हैं अमीन अब्बासी। ईद तो हमेशा खुशियाँ लाती है और ख़ुसूसन मीठी ईद। हर तरफ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खुशियाँ खुशियाँ हैं, लेकिन इस दफ़ा महंगाई ने ईद को आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। मैं इस वक्त पुराने कपड़ों की मार्केट में मौजूद हूँ। ये मार्केट पहले तो खाली नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर इक्का दुक्का कोई गाहक है तो उसका कहना ये है, नए कपड़े तो खरीदना महाल थे, अब पुराने कपड़े खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनके लिए कोई पुराने कपड़े खरीद सकें, अपने लिए कोई कपड़े खरीद सकें, लेकिन यहाँ पर कीमतें जो वो भी महंगी हो चुकी हैं। हमारी फुर्सत नहीं है कि हम 3-4 हज़ार रुपए का नया सूट ले सकें। पुराने इस वजह से लेने आए हैं क्योंकि काम करते हैं सारा दिन धूप में। ईद उल फितर की आमद के मौके पर सरगोदा की मार्केटों में छोटे बच्चों के खिलौनों की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा की मार्केटों में इन दिनों ईद उल फितर की शॉपिंग अपने अरूज पर है। रेडीमेड गारमेंट्स हों या जूते, चूड़ियां और ज्वेलरी, बच्चों की तवज्जो का मरकज वो खिलौने ही हैं जो बड़ी तादाद में मार्केट में पहुंच चुके हैं। या हम ईद के लिए खिलौने लेने आए हैं, उसके बाद गन लिया है और दूसरे खिलौने पे हेलीकॉप्टर लेने हैं, जहाज लेने हैं और ये एंड पे हम सारे मिलकर दोस्त खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। मार्केट में फरोख्त होने वाले खिलौनों में मसनूई गन के अलावा खूबसूरत बोलने वाली गुड़िया, रिमोट से चलने वाला हेलीकॉप्टर और कारें, फुटबॉल, मसनूई मोबाइल्स, वीडियो गेम्स बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुझे ये ट्रेन अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये लिया। मैंने अपने भाइयों के लिए भी बहुत सी चीजें लेनी है जो मुझे अच्छी लगेंगी। हमने ईद पे बहुत इंजॉय करना है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ एडवांस खिलौने खरीदना शुरू कर दिए हैं, बल्कि ईद उल फितर के मौके पर भी मिलने वाली ईदी की रकम से मजीद ढेर सारे खिलौने खरीदेंगे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। जैकबाबाद समेत अंदरूने सिंध में ईद पर लोग नए मलबूसात के साथ सिंधी टोपी जरूर पहनते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, बता रहे हैं मुकेश रुपेता अपनी रिपोर्ट में। सिंधी टोपी सिंध की सकाफत का अहम हिस्सा है, इसलिए किसी भी खुशी के मौके पर सिंध के लोग सिंधी टोपी जरूर पहनते हैं और खास तौर पर सिंधी टोपी ईद पर पहनी जाती है।
सिंधी टोपी रंग बिरंगी धागों और शीशे से खूबसूरत डिजाइन से तैयार की जाती हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के दिन वो सिंधी टोपी पहनकर खुशी महसूस करते हैं और ये सिंधी सकाफत भी उजागर करती है। इस साल भी थोड़ा बहुत महंगी हो गई है। हर साल हम सिंधी है टोपी पहनते हैं ईद के लिए और ईद की खुशियों के लिए हम आते हैं, हर साल यहाँ पे खरीदारी करते हैं टोपी की। दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिनों में सिंधी टोपी की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है। लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी भेजने के लिए खरीद करते हैं। ये जो हमारे सिंधी भाई है टोपियाँ खुद भी पहनते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं और जो है ना दूसरे अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट भी करते हैं। सिंधी टोपी 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की कीमत पर मार्केट में दस्तयाब है, इसलिए हर कोई बाआसानी खरीद कर सकता है। शहरियों का कहना है कि ईद पर सिंधी टोपी पहनकर न सिर्फ खुशी महसूस करते हैं बल्कि सिंध की सकाफत को भी उजागर करते हैं। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद।